हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स को पढ़ाएंगे। तो इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स और हैलोएरिन्स किस तरह से रिएक्शन करता है मेटल के साथ वो, और रिडक्शन, ये सब चीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स से। तो देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम शॉर्ट में लिख दें NSR, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है ना। तो इसमें क्या होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल अनदर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अल्काइल हैलाइड के केस में, हेलो एल्केन के केस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दिए थे। अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह से होता है, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, कि अल्काइल हैलाइड से तेज जल्दी होता है, अधिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है एराइल हैलाइड हैलोएरिन्स, या मतलब कम करता है। तो ये आपका हो गया क्या, एल्काइल हैलाइड हैलोएरिन्स, ठीक है। अब कोई इस पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि इसका जो ये बॉन्ड है उसको ब्रेक करके और यहाँ ये सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी ये यहाँ जाना चाहेगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ आ गया तो इसी को ना कहते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोफाइल को क्या करवाया जाता है, सब्स्टिट्यूट करवाया जाता है। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाता और यहाँ अगर आपका ये जो हेलोजन आइटम है वो आ जाता है, जो लिविंग ग्रुप, तो क्या होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। लेकिन ये जो हैलोएरिन्स होते हैं इसके केस में ये इतने आसानी से नहीं हो पाता। रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अप्रॉक्स 623 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर भी उतना ही 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना प्रेशर चाहिए होता है, तब जा कर के होता है। अब ये इतना कठिन क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कारण है। अगर अल्काइल हैलाइड शो कर सकता है इतनी आसानी से, तो अराइल हैलाइड में इतनी परेशानी क्यों, इतनी समस्या क्यों, सवाल ये है। इसमें क्या दिक्कत है, कारण क्या है, तो यही बात हम अभी जानेंगे। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा क्या, तो अराइल हैलाइड आर मच लेस केमिकल रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। क्या लिखिएगा, अराइल हैलाइड आर मच लेस रिएक्टिव, केमिकल रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब वाई, अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इसके बाद लिखिएगा ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसके कुछ निम्न कारण भी हैं, इसके कुल 4 कारण हैं, 4 रीजन हैं इसके, 1 2 3 नहीं 4, कितने रीजन हैं, 4। पहला है ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, पहला है ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट के कारण जो है वो ये कम केमिकल रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये न्यूक्लियोफाइल को, ये हेलोजन आइटम को ब्रेक ही नहीं कर, रिमूव ही, रिप्लेस ही नहीं करता, तो तब ना न्यूक्लियोफाइल आकर के वहाँ जाएगा, है ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण होता है। अब क्या है रेजोनेंस इफेक्ट और इसके कारण क्या होता है वो अभी कुछ ही सेकंड में समझेंगे, पहले चारों कारण समझ लेते हैं। दूसरा है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या है दूसरा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। अब अल्काइल हैलाइड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, एराइल हैलाइड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें डिफरेंस के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड रीजन आपका इसके पीछे ये है कि तीसरा कारण आपका है रिपल्सन। रिपल्सन किस किस के बीच में होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच हैलोएरिन्स के बीच में, ठीक है।
रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच, लिख लीजिएगा आप, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एडीन्स। ठीक है। चौथा कारण है आपका कि इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, फिनाइल केटाइन में इंस्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। अब फिनाइल केटाइन में इंस्टेबिलिटी, अब हम SN1 में कार्बोकेटाइन देखे थे, अच्छे से बन पा रहा था, यहाँ पे जो है अनस्टेबल होता है। ये 4 रीजन है, आप लिख लीजिएगा। अब हम एक एक करके चारों रीजन के पर थोड़ा थोड़ा देर आपको समझाएंगे, जो इससे क्यों नहीं होता, इससे क्या खतरा है, इससे क्या कारण है, इससे क्या है। पहला आप लिखिए नोट करके, रेजोनेंस। क्या लिखिए? रेजोनेंस। पहले इसको बताते हैं रेजोनेंस के बारे में, फिर आपको हम बताएंगे कि रेजोनेंस से क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका क्या है, ये आपका है हैलोइडिन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट है, तो इसमें 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक यहाँ है, 6 यहाँ। ठीक है। अब पहले जो है ये यहाँ दिया, ठीक है, और ये वाला यहाँ दिया, फिर क्या हो गया, दूसरा जो बना, अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा देखेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा X के पास, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये यहाँ रहेगा। ठीक है। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। ये वाला वहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा, तो इस तरह से यहाँ पे एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड X हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे गया ना इलेक्ट्रॉन, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है। यहाँ दोनों तो हो गया। अब ये वाला जो था यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाला इस की तरफ मूव करेगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा अब पार्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा X। ठीक है। अब देखेंगे अगला में क्या होगा, तो अब अगला में वैसे ही हो जाएगा जैसे स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे एक आ जाएगा और एक यहाँ, ये वाला यहाँ चला जाएगा शिफ्ट हो करके, और इस तरह का सिंगल बॉन्ड ही बन पाएगा। तो ये आपका क्या था, रेजोनेंस शो कर रहा है। कौन? हैलोइडिन्स। हैलोइडिन्स रेजोनेंस शो कर रहा है। इसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो ये बना, सो देखिए इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, इस बात का पता चला, और अल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड ही है, इस बात का पता चला। अब क्या है, इसके रेफरेंस में, इस हैलोजन एटम के रेफरेंस में ये जो प्लेस है ये है आपका ऑर्थो, ये जो है ये है आपका मेटा, ये है आपका पेरा, इसके बगल वाला भी मेटा। तो ऑर्थो प्लेस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस बात का पता चलता है रेजोनेंस के कारण, और पैरा पोजीशन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब ये भी पैरा भी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिपल्सन होगा, एक रीजन। दूसरा ये है कि इससे पता चलता है कि अब ये पार्शली डबल बॉन्ड है और अल्काइल हैलाइड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें से इसका जो अब सिंगल बॉन्ड से हैलोजन का रिमूवल आसान होगा कि नहीं होगा, आसानी से ये निकल जाएगा। लेकिन वहीं डबल बॉन्ड है तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पाई कैरेक्टर भी है, सिग्मा कैरेक्टर भी है, दोनों हैं। तो ये इससे में ये स्ट्रांगर बॉन्ड हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया, रेजोनेंस से हमें पता चला। दूसरा, अब जब बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन पे, किस पे बात करेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन पे तो हमें पता ये चलता है कि अल्काइल हैलाइड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है क्या, sp3। एराइल हैलाइड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp2। ये बात समझ में आ गया। sp3 और sp2 किसका हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 तो अल्काइल हैलाइड का। किसका हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 एराइल हैलाइड का। हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3। हेलोइडिन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड पॉइंट हम लिखाए थे कि हाइब्रिडाइजेशन में अंतर के कारण क्या होता है। तो अब थोड़ा सा बात कीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए अल्काइल हैलाइड है बेचारा, सिंगल बॉन्डेड है। अब एराइल हैलाइड है, अब इसमें पता चलता है कि भाई ये तो पार्शियली डबल बॉन्डेड है। ये है एराइल हैलाइड, ये है अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब इसमें निकालेंगे क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है ना। किसी किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत होगा। वैसे हम पिछले लेक्चर में भी इस बात को बताए थे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ध्यान नहीं तो इस वीडियो में भी हम, इस क्लास में भी हम बताएंगे कि कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एस कितना है, नंबर ऑफ एस 1, पी कितना है 3, 1 + 3 कितना हो गया 4। ये बात पता चल गया। टोटल कितने हो गए 4, एस कितना है 1, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या निकलेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25। तो अल्काइल हैलाइड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 25%। वहीं एराइल हैलाइड में बात करें तो टोटल कितना है 1 + 2 3 है, एस कितना है 1 है, 1/3 × 100 करेंगे तो कितना होगा 33.33। तो अब जो है sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, तो 33.33%। अब देखो तो अल्काइल हैलाइड का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कम है एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी अधिक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी अधिक तो उसमें हैलोजन का हटने का, हैलोजन को रिप्लेस करने का संभावना उतना कम। ये सब दिक्कत है अल्काइल हैलाइड में। तो ये डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, आपको आ ही गया होगा। तीसरा बात हम बताए थे रिपल्सन। रिपल्सन बताए थे, रिपल्सन क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच आपका जो एरिन्स है इसके बीच में क्या होता है, तो रिपल्सन होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है, हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ऑर्थो पोजीशन जो बेंजीन रिंग का है वो भी अभी रेजोनेंस से शो करके बताए हैं कि वो भी क्या है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस सब के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन होता तब ना आने देता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, रिपल्सन है तो कहेगा दूर जाओ, है ना। तो ये तो हो गया तीसरा। फोर्थ रीजन आपका ये है कि अनस्टेबल जो है वो फेनाइल केटायन होगा, अनस्टेबल फेनाइल केटायन होगा। अब देखेंगे कैसे। अब जैसे उसमें देखे थे SN1 रिएक्शन में कि जो हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन था उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखिए किसी तरह से हैलोजन को अलग किए थे। यहाँ अगर करते हैं और फिनाइल केटायन का फॉर्मेशन होता है तो फिनाइल केटायन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तब तो आगे क्या क्या कहानी सब दिखते हैं। तो 4 रीजन बताए जिसके कारण जो है वो अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में ये बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसी में थोड़ा सा और बात, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगला इसी में यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या OH ग्रुप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख सकते हैं। OH भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल ही तो है, OH- एक न्यूक्लियोफाइल ही है। अब देखेंगे क्या है, तो हेलोइडिन्स है, ठीक है, यानी कि क्लोरोबेंजीन है आपका, है ना, क्लोरोबेंजीन है Cl, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें क्या करते हैं, तो NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, एक्वस NaOH के साथ। टेम्परेचर कितना, बहुत ही हाई चाहिए, कितना चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर कितना चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो क्या होता है पता है, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे ONa ग्रुप अटैच होता है। और फिर जब इसको हम क्या करेंगे,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो इस चीज़ यहाँ पे जो है वो फेनॉल का फॉर्मेशन होता है और NaCl बाहर चला जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि थोड़ा बहुत ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन हेलो एल्केन की तरह आसानी से नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे नहीं करता। इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए बहुत ही हाई चाहिए, प्रेशर चाहिए बहुत ही हाई चाहिए, तब जा कर के इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। एग्जामिनेशन में कन्वर्जन पूछा जाता है जिसमें आपको क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाने को दे सकता है, तो वो इसी मेथड से बनेगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में फेनॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे इस चीज़ का, लेकिन अभी भी यहाँ पे टॉपिक था तो हम छोड़ के नहीं बढ़ना चाहते थे, तो यहाँ भी बता दिए। ये आपका है सोडियम फेनॉक्साइड और लास्ट में क्या बना, फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछ सकता है क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल बनाने को दे सकता है, तो ये बात थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इस प्रोसेस का एक नाम है, वो है आपको डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस इसका नाम है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बात है इतना अधिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब क्या है, तो टेम्परेचर कमाने के लिए यहाँ पे जो है वो ये है, अब क्या NO2 ग्रुप जितना ऐड करते जाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा क्या होगा, तो टेम्परेचर कम लगेगा। जैसे मान के चलिए दो NO2 ग्रुप अटैच कर दिए, ठीक है, इस पे 2 NO2 ग्रुप अटैच कर दिए, है ना, तो फिर क्या करेंगे, 2 NO2 ग्रुप अटैच करने के बाद इसमें क्या होगा, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 368 केल्विन टेम्परेचर ही चाहिए। पहले NaOH के साथ करेंगे, फिर इसका एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ, कितने पे, 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही, तो ये क्या फेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें हम क्या करें, 3 NO2 ग्रुप अटैच कर दें तो क्या हो जाएगा, वार्म वाटर पर ही हो जाएगा, तो ये सब करना पड़ता है। ठीक है, वार्म H2O से ही हो जाएगा इस चीज़ का फॉर्मेशन। अब ये कन्वर्सेशन देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, अब आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोइडिन्स क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसी वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा देर और रुकिएगा। हाँ, रिएक्शन विथ मेटल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के जाइए। ठीक है, कल रिएक्शन विथ मेटल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक दो नाम रिएक्शन है और मेटल के साथ रिएक्शन है, उसको भी आराम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने से पहले अभी कुछ देर पहले हमने रिजोनेंस बनाया था, दिखाया था हैलोइडिन्स का। आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो मिला था, ये चीज़ मिला था कि एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं हैलोइडिन्स के पास, और दूसरा मिला था कि ये जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, ये इस इलेक्ट्रॉन रिच होता, और पैरा पोजीशन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता। तो जब हम कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो वो कहाँ जाके अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है आपको इलेक्ट्रॉन लवर्स या इलेक्ट्रॉन लविंग, उसी को ना इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो वो वहाँ जाके सेट होगा जहाँ निगेटिव चार्ज पार्टिकल, जहाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट हैलोइडिन का कौन सा है, ऑर्थो और पैरा, यही दो पार्ट तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये बात है। तो अब हम देखते हैं क्या, तो मान के चलिए क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्या है, क्लोरोबेंजीन। हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोइडिन्स में पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें देखे थे किस तरह से जो कैटलिस्ट एनहाइड्रस Al(Cl3) का जो काम होता है, ठीक है, वो हम लोग देखे थे, कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और कैसे फिर वो रिएक्शन होता है और कैसे जो है वो हैलोइडिन्स का प्रिपरेशन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हैलोइडिन्स हो गया आपका, ठीक है। अब हैलोइडिन्स तो हो गया, अब क्या होगा, तो इस पर क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ
क्या करेंगे, अटैक करेगा। तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट अब इसमें बनेगा। एक प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ ऑर्थो पे जाके अटैच होगा, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो ये जो 180 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। और ये जो नज़दीक में ही है, थोड़ा ही दूर पे है, तो ये माइनर है। ये माइनर है, वो मेजर है। ये बात तो आपको पता चल गया होगा। ये हेलोइडिन्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे इसी में। तो हम देखेंगे क्या, हेलोजिनेशन, फिर देखेंगे नाइट्रेशन, फिर देखेंगे सल्फोनेशन। तो पहले हम हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन में क्या होता है, तो क्लोरिफिकेशन होता है, हेलोजिनेशन, ठीक है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या होगा, क्लोरीन ऐड होगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, है ना। एक क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे जाएगा। तो पैरा पे लेस पे जो जाएगा वो कैसा होगा, मेजर होगा। ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, ये माइनर होगा ना, और ये मेजर होगा। अब इसका जो आप बताएंगे, इसका नाम क्या है, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका क्या नाम है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो गया आपका 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, उसका नाम हो गया 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपका हो गया क्या, हेलोजिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सब चीज़ पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी कॉपी में, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड छूट गया था, ठीक है, नोट कर लिए हेलोजिनेशन। अब दूसरा देखेंगे क्या है, नाइट्रेशन। क्या करेंगे, तो हेलोइडिन्स को यानी क्लोरोबेंजीन को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे किसको, क्लोरोबेंजीन को। तो क्या होगा, क्या होगा, एक जो NO2 ग्रुप है अटैच होगा कहाँ पे, ऑर्थो प्लेस पे, एक होगा पैरा पे NO2, और एक होगा आपका पैरा पे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ये क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, कर लिए। अब जो है ये तैयार हो गया आपका नाइट्रेशन, इसका नाम है नाइट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया। अब थर्ड लिखेंगे सल्फोनेशन। थर्ड क्या लिखेंगे, सल्फोनेशन। थर्ड लिखेंगे हम सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो हेलोइडिन्स का रिएक्शन करेंगे। कॉन्सनट्रेटेड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्शन करेंगे, हिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, Cl, यहाँ पे SO3H, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H। एक में ऑर्थो पोजीशन पे, एक में पैरा पोजीशन पे SO3H। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम है 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड।
4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड समझ में आ गया। ये क्या था आपका, सल्फोनेशन था, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और अब सल्फोनेशन। क्या नाम है, सल्फोनेशन लिखिएगा, 3rd नंबर में लिख दीजिएगा सल्फोनेशन। और क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है। अब H2SO4 जो है ना, इसमें क्या होता है, तो OH और SO3H में ये डिसोशिएट हो करके तो SO3H जो है वो बनता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वन लिखें, अगला लिखेंगे 4th नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4th में लिखेंगे क्या, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब लास्ट है आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसमें अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन 2 चीज़ हम देखेंगे। क्या 2 चीज़ देखेंगे, अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम 2 चीज़ देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक नैम रिएक्शन ही है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक में क्या होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच होगा और एक पे पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच होगा। एक पे ऑर्थो पे और एक पे पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच होगा। बात समझ में आ गया आपको। अब ये है आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1-chloro-2-मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है, 1-chloro-2-मिथाइल बेंजीन, 2-मिथाइल बेंजीन। और उसी तरह से इसका क्या नाम है, नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, तो 1-chloro-4-मिथाइल बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, अल्काइलेशन हो गया। ये फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के अंदर ये क्या हो गया, अल्काइलेशन। अब देखेंगे एसिटाइलेशन, ये हो गया अल्काइलेशन। अब देखेंगे एसिटाइलेशन, क्या देखेंगे नेक्स्ट में, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में ही एसिटाइलेशन देखेंगे, ठीक है, कोई डाउट। एसिटाइलेशन देखेंगे, ठीक है, एसिटाइलेशन। तो इसमें क्या होगा, एसाइलेशन, हाँ एसाइलेशन देखेंगे, एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में ही हम देखेंगे क्या, एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, सो देखिए ध्यान से, क्लोरोबेंजीन है। अब इसको क्या करेंगे, CH3COCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे जाएगा। एक जो है CH3 ऑर्थो पे और एक पैरा पे, एक कहाँ जाएगा, नीचे पैरा पे। ये भी दे सकते हैं नीचे CH3 डबल बॉन्ड O और ये Cl, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या पता है, इस तरह से इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन, CH3 डबल बॉन्ड O। इसका नाम बताइए कोई, इसका नाम है होता है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन इसका नाम है, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone। और इसका नाम हो जाएगा 4-chloroacetophenone, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन,
फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और जितना भी था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइड्स के अंदर ही रिएक्शन विथ मेटल और रिडक्शन पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।